हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और घर पर स्वस्थ होंगे। देखिए स्टूडेंट, हम लेकर आए हैं, विद्या प्रकाशन आपके लिए लेकर आया है सामाजिक विज्ञान का एक कोर्स आपके लिए है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो विद्या का क्वेश्चन बैंक है उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी 10वीं की परीक्षा में कई बार रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं, हम उन्हें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखिए विद्या क्वेश्चन बैंक आप सभी जानते हैं, हर साल उससे प्रश्न आते ही हैं, फंसते हैं आपके सवाल। तो हम इस प्रोग्राम में कुछ मुख्य जो प्रश्न हैं वो लेकर आए हैं, उन्हें मैं आपको समझाऊंगी, प्लस कुछ लिखने का तरीका क्या है एग्ज़ाम का वो आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। ठीक, तो पहला सवाल है हमारा, फ्रांस की क्रांति हुई। ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है 1788, दूसरा 1789, तीसरा 1790 और चौथा 1787। आप लोग इसको पढ़ चुके हैं तो आप इसका जवाब आसानी से दे पा रहे होंगे। इसका जवाब है 1789। तो फ्रांस की क्रांति आपकी शुरू हुई थी 1789 में और ये चलती है 1799 तक। उसके बाद आपका नेपोलियन का राज आता है जो 1815 में ख़त्म हो जाता है। हमने अपने पहले वाले जो लेक्चर था उसमें ये चीज़ देख ली थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। यहाँ पर आप एक दो चीज़ें देख लीजिए। पहली चीज़, जर्मनी का एकीकरण जो आपका शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था आपका 1866 से लगभग 1871 तक आपका जर्मनी का एकीकरण चलता है, जिसमें जर्मनी में जो भिन्न भिन्न राज्य थे, अलग अलग लोगों का उस पर शासन था और वो सब मिलाकर के एक राज्य एक राष्ट्र बना दिया गया था, एक नेशन स्टेट बना दिया गया था। ठीक, और इसमें सबसे महती भूमिका जो थी वो आपकी निभाई थी ऑटो वॉन बिस्मार्क ने। यानी इसका आंसर क्या हो गया, ऑटो वॉन बिस्मार्क। इन्होंने अपनी लौह एवं रक्त की नीति से पूरे जर्मनी का एकीकरण किया, पूरे जर्मनी को एक साथ किया, जो भी फैले हुए अलग अलग राज्य थे उन सबको एक साथ लेकर के आए। अब एक ऑप्शन और देख लेते हैं हम, मैत्सिनी। ये जो मैत्सिनी थे या इन्हें मैजिनी भी कहते हैं, ये संबंधित थे आपके इटली के एकीकरण से। तो आज यहाँ पर तो आपको दिया हुआ है जर्मनी के एकीकरण का प्रश्न, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए इटली के एकीकरण से संबंधित कौन थे। तो इटली के एकीकरण से संबंधित थे आपके मैत्सिनी। और इटली के एकीकरण का अगर हम वर्ष की बात करें तो इटली का एकीकरण होता है आपका 1859 में स्टार्ट होता है और लगभग 1870 में जाके पूरा इटली, जो आज प्रेजेंट का हम इटली देखते हैं, पहले वो 7 राज्यों में विभक्त था और वो एकीकृत होकर के एक राष्ट्र बन जाता है, एक राष्ट्र राज्य बन जाता है। ठीक, तो यहाँ से इन दोनों बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। जर्मनी का एकीकरण पूछा जाएगा तो वो हुआ आपका 1866 से 71 में। किसकी भूमिका ज़्यादा रही, ऑटो वॉन बिस्मार्क की। जबकि इटली का एकीकरण आपका होता है 1859 से 1870 तक और इसमें महती भूमिका निभाते हैं मैत्सिनी। कई बुक्स में आपको मैजिनी भी मिलेगा, तो दोनों ही आंसर सही हैं। ठीक, चलिए चलते हैं आगे। अब हम बढ़ रहे हैं 2 नंबर वाले जो प्रश्न आते हैं आपके उनकी तरफ। तो ये जो आपका प्रश्न है ये है 2 अंक का, 2 अंक का है। तो मैंने अपने पहले लेक्चर में भी आपको बताया बच्चों कि हमें सिर्फ 2 या 3 लाइन लिखनी है, उससे ज़्यादा हमें नहीं लिखनी है। तो उदारवाद क्या है यह पूछा गया है हमसे। तो सिंपल शब्दों में अगर हम उदारवाद कहें तो उदारवाद आपका है ऐसी स्वतंत्रता जिसका मतलब है स्वतंत्रता, सभी स्वतंत्र हो, किसी भी व्यक्ति पर किसी दूसरे व्यक्ति का शासन ना हो, सबको स्वतंत्रता दी हो। स्वतंत्रता हो राजनीतिक, स्वतंत्रता हो आर्थिक, स्वतंत्रता हो सामाजिक। यानी हर एक व्यक्ति को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक हर प्रकार की स्वतंत्रता हो, तब हम उसे क्या कहते हैं, ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, उदारवाद कहते हैं। ठीक है, तो उदारवाद आपका क्या है, ये लिबरलिज्म, इसे अंग्रेजी में कहते हैं लिबरलिज्म, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। ठीक,
मध्यम वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था आज़ादी, व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी, यानी राजनीतिक स्वतंत्रता हो, आर्थिक स्वतंत्रता हो, सामाजिक स्वतंत्रता हो, न्यायिक स्वतंत्रता हो, किसी भी तरीके से आपकी आज़ादी को रोका ना गया हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, उदारवाद कहते हैं। ठीक, तो आपको 2 नंबर में सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अभी हमने देखे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय जो प्रश्न थे वो देख लिया हमने। उसके बाद एक हमने 2 अंकों का प्रश्न और देख लिया, उदारवाद क्या है उसका। चलते हैं, एक और हमारा जो 2 अंकों का प्रश्न है, ये दिया हुआ है आपको कि ऑटो वॉन बिस्मार्क को जर्मनी की एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। इसके हमें सिर्फ 2 कारण बताने हैं। देखिए, 2 नंबर का है, 2 कारण लिख देंगे, आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। भूमिका नहीं लिखनी है, इसमें प्रस्तावना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो हम हमेशा लिखते हैं जो लंबे आपके आंसर होते हैं, 6 नंबर का या 3 नंबर का। ठीक है, तो इसमें हम बस शुरू करेंगे 2 कारण। सबसे पहला कारण जो है वो है कि बिस्मार्क ने सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मनी के क्षेत्रों का प्रशाकरण अथवा प्रशा का एकीकरण करने का प्रयास किया। हमने देखा था कि जो आपके बिस्मार्क थे जर्मनी के एकीकरण से संबंधित थे, इन्होंने क्या किया था, लौह एवं रक्त की नीति चलाई थी, जिसके द्वारा इन्होंने जर्मनी के जो भिन्न भिन्न इलाके थे उनको एक राष्ट्र के अंदर लेकर आए थे। तो पहला इनका जो जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहला जो काम किया था इन्होंने वो अपने सुधार के माध्यम से और अपनी कूटनीति के माध्यम से जो जर्मनी के क्षेत्र थे उसको प्रशा के इलाके में मिलाया था, प्रशा का एकीकरण करने का प्रयास किया था, इसीलिए उन्हें जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। दूसरा कारण जो था वही जो मैंने अभी आपको बताया कि इन्होंने रक्त और लौह की नीति, इन्होंने कहा था कि एकीकरण सिर्फ तभी हो सकता है जब हम सेना की सहायता लेंगे, सेना की मदद से ही, यानी ब्रूटली किसी भी जगह को हम एकीकृत कर सकते हैं, लिबरल तरीके से हम एकीकृत नहीं कर सकते। तो वही इनकी नीति थी, लौह एवं रक्त की नीति, और उसी का इन्होंने पालन करते हुए सैन्य उपायों के द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया। तो इसीलिए इन्हें जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एक तो जर्मनी के एकीकरण की शुरुआत की थी और ये कहा था कि अगर जर्मनी को एकीकृत करना है, जो बिखरे हुए उसके क्षेत्र हैं, अगर उसे एक झंडे के नीचे लेकर के आना है, एक राष्ट्र के नीचे लेकर आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेना का प्रयोग करना पड़ेगा। और कूटनीति के माध्यम से उन्होंने जर्मनी को एकीकृत किया। तो 2 कारण हो गए हमारा, एक था कि इन्होंने कूटनीति और सुधार के माध्यम से किया, और दूसरा कारण हमने देख लिया कैसे किया, सेना के माध्यम से, इसीलिए इन्हें जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये है 3 मार्क्स का सवाल। आपका कह रहा है, क्वेश्चन है आपका 1848 की उदारवादियों की क्रांति में किन विचारों को आगे बढ़ाया गया। इसके पहले हमने देखा उदारवादी कौन थे, जो लोग स्वतंत्रता में यकीन करते थे, स्वतंत्रता में विश्वास करते थे, वो उन्हें हमने क्या कहा, उदारवादी कहा। अब पूछ रहे हैं हमसे कि 1848 की जो उदारवादियों की क्रांति हुई थी, उस क्रांति में उन्होंने कौन से विचार थे जिन्हें आगे बढ़ाया। तो उदारवादी विचारधारा ही स्वतंत्रता की बात करती है, तो वही विचार उन्होंने आगे बढ़ाए होंगे। लेकिन यहाँ पर तो हमसे प्रश्न पूछा गया है, तो हमें उत्तर लिखना पड़ेगा, यानी कुछ विचार हमें यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। तो देखिए, जो 1848 में अनेक यूरोपीय देशों में किसान और मजदूरों का विद्रोह कर रहे थे, वहाँ पढ़े लिखे मध्यम वर्ग की एक क्रांति भी हो रही थी। 1848 की हम बात करते हैं तो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि यूरोप के अंदर आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति आ चुकी है, एक मध्यम वर्ग का जो उदय है वो हो चुका है। और जब आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, औद्योगिक क्रांति आई, तो किसान और मजदूरों की स्थिति और ज़्यादा खराब हुई, क्योंकि पहले से ही सामंती व्यवस्था वहाँ पर विद्यमान थी और उसके बाद में आपका औद्योगिक क्रांति और आ गई। ठीक, तो इसकी वजह से वहाँ पर किसान और मजदूरों का विद्रोह शुरू हुआ। दूसरा,
जो पढ़े लिखे लोग थे, औद्योगिक क्रांति की वजह से पढ़े लिखे लोग भी वहाँ पर मिलने लगे थे और वह वर्ग जो था वह भी असंतुष्ट था, उन्होंने भी क्रांति से खुद को जोड़ लिया। तो एक आपने इन लोगों, यही वो लोग थे जो उदारवाद की तरफ आगे आए या उदारवाद में मिले और इन्होंने कहा कि राजा को गद्दी छोड़नी पड़ेगी, यानी और इन्हीं की वजह से राजा को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और गणतंत्र की स्थापना हुई। अगर हम देखें कि यहाँ पे किन विचारों को इन्होंने आगे बढ़ाया, तो इन्होंने बढ़ाया स्वतंत्रता के विचारों को, जैसे संविधानवाद को। ये कहते थे कि जो राजतंत्र है, जो मोनार्क सिस्टम है, राजा का शासन है, राजशाही है, इसको ख़त्म करना चाहिए, एक संविधान बनाना चाहिए। संविधान यानी ऐसी किताब जिसमें शासन करने की सारी बातें लिखी गई हों और उसी संविधान से पूरे देश का शासन चलना चाहिए। तो इन्होंने क्या बात की? संविधानवाद की बात की। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमें संगठन बनाने की आज़ादी दी जाए। तीसरी बात इन्होंने कही प्रेस की स्वतंत्रता। तो 1848 की जो उदारवादी क्रांति थी उसमें उन्होंने एक तो आपकी संविधानवाद के विचार को आगे बढ़ाया और ये कहा कि शासन किसके द्वारा चलना चाहिए? संविधान के नियम के द्वारा चलना चाहिए। संविधान में जो बातें लिखी गई हैं उसके अनुसार चलना चाहिए, एक यह विचार रखा उन्होंने। दूसरा, उन्होंने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, हर एक नागरिक को यह मतलब ये अलाउ होना चाहिए, ये उन्हें स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपनी बात को कह सकें। ठीक, तो प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तीसरा, जितने भी आपके मजदूर वर्ग हैं या किसान हैं, हर व्यक्ति को संगठन बनाने की अनुमति होनी चाहिए। तो तीसरी जो उनकी बात थी या तीसरा जो उनका विचार था वो था संगठन बनाने की आज़ादी होनी चाहिए। चौथा, उन्होंने कहा राष्ट्र राज्य। चौथा, उन्होंने कहा राष्ट्र राज्य होना चाहिए, नेशन स्टेट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो राजा शासन कर रहा है वह शासन ना करे, बल्कि जनता के द्वारा जो लोग चुने गए हैं वह शासन करें, यानी राष्ट्र राज्य होना चाहिए, राजतंत्र को खत्म करना चाहिए। तो मुख्यतः अगर हम देखें तो 1848 के जो उदारवादी थे वो स्वतंत्रता की बात करते हैं, वे आज़ादी की बात करते हैं, हर प्रकार की स्वतंत्रता, चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो, आपकी राजनीतिक हो, न्यायिक हो, इसकी बात करते हैं। दूसरा, वे कहते हैं कि ऐसा संविधान बनाइए जिसमें सभी लोग को एक तो बात कहने का अधिकार हो और उसमें ही सारे नियम लिखे गए हों प्रशासन को चलाने के। तीसरा, वे कहते हैं कि सभी को संगठन, ऑर्गेनाइजेशन बनाने की आज़ादी हो। चौथा, वे कहते हैं कि हमें अपनी बात रखने की अनुमति हो, प्रेस की स्वतंत्रता हो, राजा हम पर किसी तरीके से हमारी आवाज़ को दबाए ना पाए या दबाने ना पाए। पांचवी बात वो कहते हैं नेशन स्टेट हो, राष्ट्र राज्य हो, यानी जनता के द्वारा जनता की चुनी हुई सरकार हो। ऐसा ना हो कि राजा और राजा का बेटा बस वही पूरी ज़िंदगी शासन करते रहें। ठीक, तो 1848 के उदारवादियों की क्रांति में ये विचार आगे बढ़े। ठीक, तो आप पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हैं इसे। नंबर 1 संविधान को आगे बढ़ाया उन्होंने, संविधान की बात की। नंबर 2 स्वतंत्रता की, प्रेस की स्वतंत्रता। नंबर 3 संगठन बनाने की आज़ादी। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे बना करके अंदर यहाँ पे लिख दीजिए कि जिन विचारों को आगे बढ़ाया। नंबर 1 प्रेस की स्वतंत्रता, नंबर 2 संविधान बनाना चाहिए, नंबर 3 राष्ट्र राज्य की बात की, और नंबर 4 उन्होंने कहा कि संगठन बनाने की आज़ादी होनी चाहिए। तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखेंगे तो एग्जामिनर को बेहतर तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब फिर आपसे सवाल पूछा गया है या क्वेश्चन है आपका, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। वर्णन कीजिए का मतलब ये हुआ, यहाँ पे ये क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 6 अंक का होगा ये। ठीक है, तो वर्णन करना है मतलब हम पहले एक प्रस्तावना देंगे, फिर उसके सुधारों को एक के बाद एक लिखेंगे। ठीक, चलिए पहले प्रस्तावना।
नेपोलियन जो है आप सभी जानते हैं फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड है, फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। 1799 से लेकर 1815 तक उसका राज्य रहता है। हालांकि उसने फ्रांस की क्रांति के बाद में अपनी सत्ता को स्थापित करने की कोशिश की। उसने एक ऐसे सिस्टम बनाने की कोशिश की जिस पर उसका पूरी तरीके से नियंत्रण हो, पर साथ ही साथ उसने ऐसी भी सुधार किए जो लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद थे और जिनके लिए उसको जाना जाता है। प्लस इसी वजह से ही यूरोप के जो अन्य राष्ट्र थे वो शुरुआत में उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। यूरोप के अन्य राष्ट्र जैसे कि हम बात करते हैं रशिया की, जैसे कि हम बात करते हैं आपके ऑस्ट्रिया की, ये लोग शुरुआत में नेपोलियन की तरफ आकर्षित होते हैं और उससे कहते हैं कि आप आइए और हमारे राष्ट्र में भी राष्ट्र राज्य लेकर के आइए। लेकिन बाद में हम ये देखते हैं कि जब नेपोलियन का विस्तारवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो यही राष्ट्र ऐसा महसूस करने लगते हैं कि अब हमें नेपोलियन की सत्ता से छुटकारा चाहिए, उससे मुक्ति चाहिए, और वही परिणति हमारे सामने आती है 1815 की जो वियना की संधि होती है। तो ये तो थी आपकी छोटी सी कहानी जो आप लोग पढ़ चुके हैं। हम अपने प्रश्न पर आते हैं कि नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। तो हम एक भूमिका देंगे पहले, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था। इसके असाधारण कार्यों और आश्चर्यजनक विजयों ने 1799 से 1815 ईस्वी तक संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया और इसने अपने शासनकाल के दौरान कई सुधार किए और ये सुधार निम्नलिखित हैं। ठीक है, सबसे पहला सुधार शासन संबंधी सुधार। पहला, नेपोलियन ने देखा था कि जब फ्रांस की क्रांति से पहले राजतंत्र था तो वहाँ पर शासन में कई तरीके की खामियां थीं, कई तरीके की गलतियां थीं। जैसे अगर सेना में भर्ती होनी है तो सिर्फ अमीर लोगों के बच्चे जाएंगे सेना में भर्ती होने के लिए। अगर किसी को किसी ऊंचे पद पर नियुक्ति मिलेगी तो वो अमीर वर्ग के लोगों को मिलेगी। यानी कि शासन में लाल फीताशाही भी बहुत ज़्यादा थी और शासन में आपकी जो पद था वो सिर्फ एक वर्ग के लिए ही रखा गया था, ठीक, संरक्षित था। तो सबसे पहला सुधार जो नेपोलियन ने किया उसने यही जो भिन्नता थी, यही जो डिस्क्रिमिनेशन था शासन में, इसको ख़त्म किया और उसे हम उसके शासन संबंधी सुधार के रूप में देखते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि शासन व्यवस्था में अगर किसी को नियुक्ति मिलेगी तो प्रतिभा के आधार पर, आप पर टैलेंट है, आपके पास में प्रतिभा है, आप आइए, हर पद आपके लिए खुला हुआ है, आप किसी भी पद पर नियुक्त किए जाएंगे, चाहे आप किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों। आपको इस बात को लेकर के उस पद से कभी भी नहीं हटाया जाएगा। आपकी प्रतिभा अगर है तो आपको पद मिलेगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि कार्य क्षमता, आप प्रतिभा है, आप प्रतिभाशाली हैं, आप में करने की कैपेसिटी है, आप में कार्य क्षमता है, आप आइए, पद पे आपकी नियुक्ति होगी। तीसरा, उन्होंने जो अराजकता फैली हुई थी देश में उसको समाप्त करने के लिए शासन का केंद्रीकरण भी किया, सेंट्रलाइजेशन किया, केंद्रीकरण किया। किस तरीके से, देखिए जब फ्रांस की क्रांति होती है उससे पहले समाज में बड़ी अराजकता है, गरीबी है, भुखमरी है, चोरी है, डकैती है, ये सब फैली हुई हैं। क्यों फैली हुई हैं? क्योंकि एक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इन सारी व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से देख सके। इसलिए उन्होंने शासन को क्या किया? केंद्रीकृत किया। एक जगह से डिसीजन आपके रिलीज होंगे और वही सारी जगह इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। तो पहला सुधार इनका हुआ शासन संबंधी सुधार, जिसमें उन्होंने नियुक्तियों पर प्रतिभा, कार्य क्षमता, इनके लिए उन्होंने कहा। दूसरा, उन्होंने कहा अराजकता जो है उसे समाप्त किया। नेक्स्ट इनका जो सुधार था वो था आर्थिक सुधार। देखिए, नेपोलियन आज से बहुत पहले के व्यक्ति हैं, लगभग 19वीं शताब्दी के आसपास हम नेपोलियन को देखते हैं, लेकिन
जो नेपोलियन थे उस समय आर्थिकी से काफ़ी भली भांति परिचित थे। वह यह समझते थे कि किसी देश का विकास सिर्फ तभी हो सकता है जब वहाँ पर आर्थिक सुधार हो। तो इस बात को जानते हुए सबसे पहले तो उन्होंने पेरिस में एक बैंक की स्थापना की। जब बैंक बन जाएगा अगर किसी राष्ट्र की राजधानी में, तो जो लोग हैं वो आसानी से ऋण ले सकेंगे। जब ऋण ले सकेंगे तो व्यापार शुरू कर सकेंगे। जब व्यापार करेंगे तो आर्थिकी और अधिक मजबूत होगी। इस बात को जानते हुए, इस बात को समझते हुए सबसे पहला नेपोलियन ने क्या काम किया कि पेरिस में बैंक की स्थापना की, जिससे हर वर्ग को आसानी से लोन मिल सके, कम ब्याज पर लोन मिल सके। दूसरा इन्होंने कहा कि मादक जो द्रव्य हैं यानी शराब, इस तरीके के जो मादक पदार्थ हैं और नमक, इन पर उन्होंने कर भी लगाया। देखिए, किसी भी शासन को चलाने के लिए हमें पैसा तो चाहिए, पैसे की ज़रूरत तो होगी। पैसा कहाँ से आता है? कर के माध्यम से आता है। तो कर लगाना तो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए उन्होंने मादक पदार्थ जो शराब वगैरह है उस पर कर लगाया। वो कर के अंदर आई है, यानी वो महंगी होगी। जब महंगी होगी तो कम लोग ही उसका सेवन कर पाएंगे, यानी समाज में जो फैलने वाली बुराई है वो तो कुछ कम होगी। तो इसलिए उन्होंने कर लगाए। देन उन्होंने मजदूरों का जो वेतन था उसको निश्चित किया। अभी ऐसा नहीं था कि सारे मजदूरों को समान वेतन मिलता हो, किसी को कम, किसी को ज़्यादा। किसी फर्म में काम कर रहे हैं तो ज़्यादा वेतन, किसी में कम वेतन। सभी मजदूरों को समान वेतन नहीं मिलता था। कुछ मजदूर ऐसे भी थे जो बंधुआ मजदूर भी थे, सिर्फ काम करते रहते थे, पैसे नहीं मिलते थे उनके। तो नेपोलियन ने आर्थिक सुधार से उन सबको खत्म करने की कोशिश की। तीसरा, जो भी चोरबाजारी, सट्टेबाजी और मुनाफाखोरी, जैसे आज हम देखते हैं आपकी सरकार रिलीज़ करती है राशन की दुकान वाला आपके यहाँ क्या करता है, अपने घर में उस राशन को रख लेता है, ब्लैक मार्केटिंग करता है और उसे मतलब लोगों को नहीं बांटता। तो उस समय पर, नेपोलियन के समय पर भी ये सारी चीज़ें हो रही थी और नेपोलियन ने इसको ख़त्म करने के लिए प्रयास किए। ठीक, तो किसी भी तरीके की सट्टेबाजी या मुनाफाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग नेपोलियन ने अपने शासन में बिल्कुल भी अलाउ नहीं की। तो इस प्रकार से ये आपके आते हैं आर्थिक सुधार के अंतर्गत। शासन और आर्थिक सुधार के अलावा नेपोलियन ने बहुत सारे धार्मिक सुधार भी किए। जब फ्रांस की क्रांति होती है उस समय हम देखते हैं कि एक मुद्दा हमें धार्मिक स्वतंत्रता भी दिखाई देता है। जो पादरी वर्ग था, जो आपके प्रीस्ट वर्ग थे, सिर्फ वो चाहते थे कि सिर्फ और सिर्फ सब लोग पादरियों की ही जो पूजा है या फिर जो चर्च कह रहा है उन्हीं बातों को माने, अपने अलग धर्म को नहीं माने। लेकिन नेपोलियन ने कहा कि आप सभी को धार्मिक स्वतंत्रता है, आप अपने धर्म के अनुसार आचरण करने के लिए स्वतंत्र हैं। जो कोई भी कलावा पहनना चाहता है कलावा पहनो, तिलक लगाना चाहते हो तिलक लगाओ, जिस तरीके से आपका धर्म आपको इजाज़त देता है आप उसी हिसाब से आचरण कर सकते हैं। राज्य किसी भी रूप में आपको नहीं रोकेगा कि नहीं भाई आप जो है कलावा मत पहनिए, आप तिलक मत लगाइए, आप ऐसा मत करिए। ठीक, आपको दिन में प्रेयर करनी है दिन में करिए, रात में करनी है रात में करिए, अगरबत्ती धूप जो जलानी है सब जलाइए। ऐसा नेपोलियन ने धर्म की स्वतंत्रता का उन्होंने आधिपत्य किया या उन्होंने उसे आगे बढ़ाया। चौथा जो सुधार उन्होंने किया वह था न्यायिक सुधार। देखिए, पहले भी हम देख चुके हैं कि सबको समान रूप से न्याय नहीं मिलता था। अगर राजा के बेटे ने चोरी की है तो कोई सज़ा नहीं है, किसान की ने की है तो बहुत बड़ी सज़ा है। इस बात को जानते हुए नेपोलियन ने न्याय संबंधी सुधार किए और उन्होंने विधि संहिता बनाई, जिसे क्या कहा गया, नेपोलियन कोड कहा गया। विधि संहिता जो थी वो ऐसे नियम थे जिसमें यह बताया गया था कि आपको अगर कोई भी व्यक्ति ये काम करेगा तो उसे ये सज़ा मिलेगी, फिर चाहे वो कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो, उसे सेम सज़ा दी जाती थी। तो ये न्यायिक सुधार जो नेपोलियन के समय में हुआ।
चौथा जो उन्होंने पांचवा किया वह था शिक्षा संबंधी सुधार। नेपोलियन ने यह बात मानी कि अगर किसी राष्ट्र को विकसित करना है या किसी राष्ट्र का विकास चाहते हैं तो हमें न सिर्फ जो अभी वर्तमान में समस्याएं हैं उनको हल करना ज़रूरी है, बल्कि जो हमारा युवा वर्ग है, जो यूथ क्लास है, उसको भी स्किल्ड करने की, उसको भी कौशल देने की, उसको भी पढ़ाने लिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि यही आगे जाकर के हमारे राष्ट्र का भविष्य होंगे। और इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पेरिस के अंदर में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की, एक विश्वविद्यालय बनाया, जहां पर फ्रांस के सभी युवा जो वर्ग हैं, सभी जो बच्चे हैं, उनको वहां पर शिक्षा दी जाती थी, जिससे कि उनके अंदर कौशल का विकास हो सके और आगे जाकर के वे देश के विकास में अपनी भूमिका निभा सकें। तो ये था शिक्षा संबंधी सुधार। इसके बाद छठवां सुधार जो था वह था सार्वजनिक सुधार। नेपोलियन ने पाया कि जो फ्रांस का समाज है, इन सारी समस्याओं के अलावा भी एक वर्ग ऐसा है, एक समाज ऐसा है जिसकी और भी कई परेशानियां हैं, जैसे सड़कें नहीं हैं जाने के लिए, जैसे जो आपके गरीब लोग हैं उनके घर तक अनाज पहुंचने की व्यवस्था नहीं है। तो इन सारी समस्याओं को हम रख देते हैं सार्वजनिक सुधार के अंदर, जिसके द्वारा नेपोलियन ने प्रयास किया कि कैसे समाज को, कैसे जो पब्लिक है उसे हम अच्छा जीवन दे सकते हैं। और इसके तहत उन्होंने बेरोजगारी जो फैली हुई थी उसको दूर करने का प्रयास किया, आवागमन के जो साधन थे उनको सुगम बनाया और इसके लिए सड़कों का निर्माण कराया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नेपोलियन ने न सिर्फ आर्थिक बल्कि हर क्षेत्र में सुधार करने का प्रयास किया और यूरोप को एक विकास की ओर ले गए वो। ठीक, तो आप अंत में कंक्लूजन लिखेंगे, जब आप उपसंहार लिखेंगे तो यही लिखेंगे कि नेपोलियन ने हालांकि फ्रांस की क्रांति के बाद में एक राजतंत्र जैसी व्यवस्था लाने का प्रयास तो किया था, लेकिन उसके जो सुधार हैं उन्हें भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उन्हें भी हमें पूरी तरीके से मानना पड़ेगा। ठीक है, तो तब जाके आपका ये जो 6 नंबर का प्रश्न है ये कंप्लीट होता है। ठीक, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ये है आपका कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था। संस्कृति यानी कि कल्चर, इसका यूरोप के राष्ट्रवाद में क्या योगदान था, किस तरीके से यूरोप में जो राष्ट्रवाद पनपा और संस्कृति ने उसे आगे बढ़ाने में क्या भूमिका निभाई। यह भी इस तरीके से भी आपसे पूछ सकते हैं वो कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद विकसित हो रहा था उसमें संस्कृति ने कैसे भूमिका निभाई। तो आपको बताना पड़ेगा कि संस्कृति ने किस तरीके से इसमें भूमिका निभाई। देखिए, संस्कृति यानी हम कहें कि जो हमारा वेशभूषा है, जो हमारी भाषा है, जो हमारी शैली है, जो हमारे लोक नृत्य हैं, लोकगीत हैं, ये सब मिलजुल कर हमारे किसके अंदर आते हैं, संस्कृति के अंदर आते हैं। बोली, भाषा, पहनावा, उड़ावा, गीत और लोक नृत्य, ये सब हमारे संस्कृति के अंदर आते हैं। तो इन सब में से जिसने जो भूमिका निभाई राष्ट्रवाद को बढ़ाने में, वही हमें यहाँ पर लिखने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ, जब मैं एक कविता कहती हूँ, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जैसे ही मैं ये कविता आपके सामने कहती हूँ, आपके अंदर एक जोश आ जाता है, राष्ट्रवाद की फीलिंग आ जाती है। तो ये क्या है, कविता है, किससे जुड़ी हुई है, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। तो इस तरीके के जो भी कारक थे जिन्होंने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया, यहाँ हमें वही लिखना है। ठीक, जैसे पहले आप छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, भूमिका दे दीजिए कि राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जा सकता है। हम 3-4 उदाहरण यहाँ पे दे देंगे, 3 उदाहरण दे देंगे, 3 नंबर का प्रश्न हमारा हो जाएगा। तो पहला उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण के रूप में हम देखते हैं रूमानीवाद नामक सांस्कृतिक आंदोलन। इसके तहत क्या हुआ था, रूमानीवाद आपका एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो विशिष्ट प्रकार की
राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। रूमानीवाद में क्या होता था कि जो कवि थे, जो आपका साहित्य था, वो लोग इस तरीके से उसको लिखते थे या बोलते थे जिससे लोगों में राष्ट्रवाद की फीलिंग आए, लोगों में राष्ट्रवाद की अनुभूति हो। तो पहला उदाहरण हो गया हमारा रूमानीवाद। दूसरा उदाहरण अगर हम देखें तो इस्तेमाल किया गया क्षेत्रीय बोलियों का। क्षेत्रीय बोलियों का इस्तेमाल करके लोग राष्ट्रवाद के जो नारे होते थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस जब नारा देते हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो इससे क्या होता है, हमारी राष्ट्रवाद की जो फीलिंग होती है वो जागृत होती है। सेम उसी तरीके से उस समय जब यूरोप में राष्ट्रवाद चल रहा था तो उन्होंने भी क्षेत्रीय बोलियों का इस्तेमाल किया। जो नारे थे, जो स्लोगन थे, उन्हें क्षेत्रीय बोलियों में लिखा जिससे कि लोग उस राष्ट्रवाद की भावना से जुड़ सकें। तो क्षेत्रीय बोलियों को ले सकते हैं। बोलियां राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं क्योंकि यथार्थ रूप में आधुनिक राष्ट्रवादियों के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाती थी जो अधिकांशतः निरक्षर थे। देखिए, जो लोग पढ़ नहीं सकते, सब तो इंग्लिश नहीं समझते। अब मैं अगर आपको हिंदी में आपको लेक्चर दे रही हूँ, इसका मतलब कि आप लोग हिंदी अच्छे से समझते हैं। अभी यहाँ पर अगर मैं इंग्लिश में बोलने लगूँ आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए अगर कोई तमिल समझता है तो तमिल में उसको समझाओ, अगर कोई आपकी मलयालम समझता है तो मलयालम में समझाओ। तो अलग अलग क्षेत्रीय बोलियों का इस्तेमाल करके लोगों को राष्ट्रवाद से जोड़ने का प्रयास किया गया। तीसरा उदाहरण अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं संगीत को, म्यूज़िक का भी यूज़ किया गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हम देख रहे हैं ओलंपिक होने जा रहा है, आज से शुरू हो गया है ओलंपिक आपका। जब ओलंपिक आपका होने के लिए जा रहा है तो एक गाना बनाया आपका AR रहमान ने। तो ये गाना संगीत उन्होंने ऐसा क्यों दिया जिससे से ज़्यादा भारतीय जो हैं ओलंपिक के साथ में जुड़ सकें और अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट कर सकें, चीयर कर सकें। ठीक, तो यहीं पर हमने राष्ट्रवाद में भी संगीत का इस्तेमाल किया। इसका एक उदाहरण है कैरोल कुर्पिस्की। ये क्या थे, एक पॉलिश नागरिक थे। इन्होंने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा में, एक क्लब था इनका, इन्होंने राष्ट्रीय संगीत बनाया और उस ओपेरा में, उस क्लब में, उस जगह पर यह वे संगीत बजाते रहते थे जिससे जो पॉलिश लोग थे वो इस राष्ट्रवाद की भावना से जुड़ गए। दूसरा एक और उदाहरण हमें क्या मिलता है, जो पॉलिनेस और माजुरला थे, ये क्या थे, लोक नृत्य थे। इन लोक नृत्यों का जगह जगह पर जाकर दिखाया जाता था इन लोक नृत्यों को, जिससे लोग क्या थे, इन लोक नृत्यों की वजह से राष्ट्रवाद की भावना से जुड़ गए। ठीक, तो इस तरीके से संस्कृति ने, 3 उदाहरणों से हमने समझा कि कैसे संस्कृति ने यूरोप के राष्ट्रवाद को और अधिक बढ़ाया और अधिक स्ट्रॉन्ग किया या मजबूत किया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये आपका प्रश्न और ये 6 नंबर का प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है, सिर्फ इसमें आपसे पूछा गया है वियना संधि क्या थी, इसके प्रमुख उद्देश्य बताने हैं और व्यवस्था बतानी है। ये सवाल आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वियना कांग्रेस सम्मेलन कब और कहाँ हुआ। अब यहाँ पर कब और कहाँ हुआ आपका ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। आप सिर्फ कब लिख दीजिए हुआ और कहाँ हुआ ये लिख दीजिए। लेकिन अगर यहाँ पूछा गया है इसका मतलब ये है कि आपको पूरा विस्तार में उसकी चर्चा करनी है यहाँ पर। ठीक, चलिए, तो वियना संधि हमारी होती है 1815 में। क्यों होती है वियना संधि? क्योंकि फ्रांस की क्रांति के बाद हमने देखा नेपोलियन ने जो और आसपास के इलाके थे उन पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया था। शुरुआत में तो ये चीज़ उन्हें बहुत अच्छी लगी आसपास के क्षेत्र को, लेकिन बाद में उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि ये तो एक राजतंत्र से निकल के हम दूसरे में फंसते जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, नेपोलियन का विरोध करना शुरू कर दिया और वाटरलू युद्ध के बाद में वियना की संधि होती है, जिसके तहत ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया, ये यूरोपीय देश, यूरोपीय शक्तियाँ, इन्होंने नेपोलियन को हरा दिया था और
ये लोग मिलके एक वियना जो आपकी एक जगह है वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और एक समझौता करते हैं तथा कहते हैं कि हम वापस से जो राजतंत्र है उसको स्थापित करेंगे। ठीक, इस सम्मेलन की जो मेजबानी थी वो करते हैं ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक। ये आपका 1 नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है कि जो वियना की संधि थी उसकी मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की थी। नंबर 1 ड्यूक मेटरनिक, नंबर 2 मैत्सिनी, नंबर 3 बिस्मार्क। इस तरीके से आपको दिया जा सकता है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि वियना की संधि की जो मेजबानी थी वो किसने की थी, ड्यूक मेटरनिक ने की थी। इस संधि में हुआ क्या था, प्रतिनिधियों ने 1815 ईस्वी की वियना संधि में कुछ उद्देश्य रखे और उन उद्देश्यों के लिए उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं दी। जैसे उन्होंने कहा कि हम वह सारे बदलाव खत्म कर देंगे जो नेपोलियन लेकर के आया है। ये मुख्य उद्देश्य था उनका कि हम वह सारे बदलाव खत्म कर देंगे जिन्हें नेपोलियन ने लेकर के आया है। और इस संधि को आमूलचूल यानी कि इस संधि को अस्तित्व में लाने के लिए उन्होंने मुख्य व्यवस्थाएं की। ठीक है, तो ये हमारा हुआ इंट्रोडक्शन कि 1815 की जो संधि थी, वियना की जो संधि थी, उसमें एक तरफ तो देश आपके रशिया, ऑस्ट्रिया ये देश थे, दूसरी तरफ फ्रांस था। इनके जो उद्देश्य थे वो क्या थे कि जो भी बदलाव नेपोलियन लेकर के आया है उन सबको रद्द कर देना, उन्हें ख़त्म कर देना। और इसके लिए उन्होंने निम्नलिखित व्यवस्थाएं की। पहली व्यवस्था देखिए क्या की उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाया गया जो बुर्वो वंश था उसको सत्ता में बहाल करेंगे। इन्होंने कहा कि जो राजतंत्र है, बुर्वो वंश है, जिसे फ्रांस की क्रांति के बाद में हटा दिया गया था, उसे हम फिर से बहाल करेंगे। दूसरा, जो इलाके फ्रांस ने जीत लिए थे नेपोलियन के समय में, वह इलाके वापस से उन लोगों को मिलने लगे। यानी फ्रांस का जो क्षेत्र था नेपोलियन के समय अब वो छोटा होने लगा। तो 2 व्यवस्थाएं हो गई। एक तो उन्होंने बुर्वो वंश को फिर से बहाल किया, दूसरा जो इलाके नेपोलियन ने जीते थे वह इलाके वापस से उन लोगों को दे दिए गए जिनसे नेपोलियन ने उन्हें जीता था। नेक्स्ट इन्होंने क्या व्यवस्था की, इस संधि को अस्तित्व में लाने के लिए या इस संधि का पालन करते हुए यह व्यवस्था की कि जो फ्रांस की सीमाएं हैं वहाँ पर हम कई राज्य बनाएंगे, जिससे अगर भविष्य में फ्रांस अपनी सीमा का विस्तार करना चाहे, अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहे तो ना कर सके, उसे वहीं पर रोक दिया जाए। क्योंकि ये लोग नेपोलियन का जो शासन था, जो विस्तारवादी नीति थी, उससे ग्रसित थे। तो इन्होंने कहा कि एक नेपोलियन तो चला गया, हो सकता है भविष्य में कोई दूसरा नेपोलियन आ जाए और फिर से हम उसकी विस्तारवादी नीति का शिकार हो जाएं। तो इसलिए पहले से ही इंतज़ाम कर लो और इसकी सीमाओं पर, फ्रांस की सीमाओं पर राज्य बना दो, जिससे अगर वो भविष्य में बढ़ने की कोशिश भी करे तो ना बढ़ पाए। ये 2 आपकी व्यवस्था हुई। तीसरी व्यवस्था उसने की कि फ्रांस के जो उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित कर दिया, जिसमें बेल्जिया भी शामिल था, बेल्जियम भी जिसमें शामिल था, और दक्षिण में पीडमोंट में जेनेवा को भी जोड़ दिया। यानी उन्होंने एक राज्य बनाया उत्तर में नीदरलैंड और दक्षिण में उन्होंने पीडमोंट के साथ में जेनेवा को भी जोड़ दिया, जिससे फ्रांस विस्तार ना कर सके। देन प्रशा, जो कि प्रशा को पश्चिमी सीमाओं पर स्थापित कर दिया, पश्चिमी सीमाओं के इलाके दे दिए प्रशा को, और ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंप दिया। तो एक व्यवस्था क्या हुई कि पूर्व में इन्होंने स्थापित किया आपका प्रशा को, उस प्रशा को पश्चिम में, उत्तर में इटली को, उत्तर में आपका नीदरलैंड को, और दक्षिण में इन्होंने स्थापित किया पीडमोंट को। देन उसके बाद जो व्यवस्था थी वो थी कि नेपोलियन ने जो 39 राज्य का जर्मन महासंघ बनाया था उसमें इन्होंने कोई भी परिवर्तन नहीं किया। वो जैसा था इन्होंने उसको वैसा ही बरकरार रखा। सिर्फ चेंज क्या किया इन्होंने
एक तो जो राजतंत्र था उसे बहाल किया, दूसरा जो फ्रांस ने इलाके जीते थे उन्हें वापस से उन लोगों को दे दिया, तीसरा फ्रांस विस्तारवाद ना कर सके इसलिए उत्तर दक्षिण पश्चिम हर जगह पर राज्य की स्थापना की, और इसके बाद पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रशा को मैक्सिनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। प्रशा जो आपका राज्य था उसे मैक्सिनी का हिस्सा दे दिया और जो पोलैंड का इलाका था वो रूस को दे दिया। ठीक। नंबर 7 जो व्यवस्था की इन्होंने, इनका जो मुख्य उद्देश्य राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था, और साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। यानी इन्होंने क्या किया, 7वां जो व्यवस्था थी वो क्या की कि रूढ़िवादिता, ऐसे लोग जो पुरानी जो संस्कृति है, पुरानी जो परंपराएं हैं उनमें यकीन करते हैं, उसको फिर से लाने के लिए उन्होंने कोशिश की, वही व्यवस्था फिर से उन्होंने अपनाने की कोशिश की। तो निम्नलिखित जो आपकी व्यवस्थाएं थी वियना संधि के अंतर्गत हमने वो देख ली। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न कंप्लीट होता है। अंत में आप एक उपसंहार जरूर लिखेंगे कि इस तरीके से हम देखते हैं कि वियना की संधि ने नेपोलियन का जो शासन था उसको तो अंत किया, लेकिन उसके साथ साथ पुराने राजतंत्र को बहाल किया और फ्रांस की विस्तारवादी नीति को रोकते हुए इसकी सीमाओं पर कई क्षेत्रों को, कई राज्यों को विकसित किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका वो है इटली के एकीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में भी। अभी आप 10th दे रहे हैं, इसमें पूछा जाएगा, आगे अगर कोई कॉम्पिटिटिव परीक्षा देते हैं उसमें भी पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इटली का एकीकरण पर प्रकाश डालिए, या फिर ऐसे पूछ लेगा इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, या फिर ऐसे पूछ लेगा इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। किसी भी बात से पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, उत्तर सेम रहेगा जो अभी मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, चलो देखो 19वीं शताब्दी में इटली का एकीकरण आपका प्रारंभ होता है। 1859 से 1871 तक हमारा इटली का एकीकरण चलता है। ये एक बार में नहीं हो गया, ये डिफरेंट स्तर में, डिफरेंट फेजेस में आपका इटली का एकीकरण होता है। शुरुआत हो जाती है 19वीं शताब्दी से। पहले क्या होता है, सबसे फर्स्ट जो इटली है ये 7 राज्यों में विभाजित था। जैसे हम बात करें, एक था वहाँ पे पैमल राज्य, एक हम उसमें देखते हैं उसके साथ में जो सिसिली का इलाका है इटली का। सबसे अगर आप मैप देखेंगे नीचे का जो इलाका है जो मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर में खुलता है, सिसिली का वो इलाका है, वो 2 राज्यों में विभाजित था। इस तरीके से 7 राज्य में टोटल आपका इटली डिवाइड था। ये सभी वंशानुगत राज्य थे और यहाँ पर बहुराष्ट्रीय हेम्सबर्ग साम्राज्य जो था वह बिखरा हुआ था। शुरुआत की स्थिति इटली की ऐसी है, बिखरा हुआ साम्राज्य है जिसे कौन कंट्रोल कर रहा है, हेम्सबर्ग। दूसरा फिर क्या होता है इसमें, इटली की जो भाषा है, इतालवी भाषा जो है, यह संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी। यानी भाषा के रूप में भी अगर हम देखें तो एकीकरण नहीं है, अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है। अनेक स्थानों पर इसके अनेक रूप प्रचलित थे, यानी अलग अलग राज्य में इतालवी के अलग अलग रूप प्रचलित हैं। तो एकीकरण करना अब एक ज़रूरत बन जाती है अगर राष्ट्रवाद लेकर आना है, अगर राष्ट्र राज्य लेकर आना है तो। तीसरी बात, 1830 के दशक में एक नेता हुए आपके जोसेपे मैत्सिनी। तो यहाँ पे जो 3 नेताओं की बात की गई है, एक नेता हमारे आ गए जोसेपे मैत्सिनी। इन्होंने शुरुआत कर दी थी इटली के एकीकरण की, पूरे इटली को एक साथ लाने की। ठीक, और इसके लिए उन्होंने एक संस्था बनाई, यंग इटली नामक संस्था का गठन किया। क्योंकि जब तक
किसी भी राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए आप संस्था नहीं बनाएंगे, संगठन नहीं बनाएंगे, लोगों को नहीं जोड़ेंगे, तब तक राष्ट्रवाद का ये जो काम है, ये राष्ट्रवाद अचीव करने का ये जो कार्य है, वह आप नहीं कर सकते। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या बनाई, एक संगठन बनाया यंग इटली के नाम से 1830 में। यानी इटली के एकीकरण की नींव तो इन्होंने डाल दी, लेकिन आगे अभी सफलता बहुत दूर थी, इतनी जल्दी सफलता इटली के एकीकरण में नहीं मिलने वाली थी। चलिए फिर क्या होता है, 1831 और 1848 तक यंग इटली जो सोसाइटी बनी, यंग इटली जो संगठन बना, उसके नेतृत्व में बहुत सारे क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं, बहुत सारे क्रांतिकारी विद्रोह होते हैं, लेकिन वो सब सफल नहीं होते, उन सब की सफलता अभी नहीं आई है। लेकिन एक काम ये हो जाता है कि एक शासक बन जाता है विक्टर इमैनुअल द्वितीय, और इस पर सारा भार आ जाता है इटली को एकीकृत करने का। ठीक, तो अब इटली के एकीकरण की जिम्मेदारी आ गई किसके ऊपर, विक्टर इमैनुअल द्वितीय के ऊपर, जो कि शासक है आपका किस इलाके का, सार्डिनिया पीडमोंट के इलाके का। सार्डिनिया कुछ और नहीं, इटली का ही एक राज्य है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज़्यादा मजबूत है और बाकी के क्षेत्रों का जो नेतृत्व करता है। ठीक, पांचवी जो स्टेज है या पांचवा जो आपका स्तर है, इसमें क्या हुआ कि जो प्रधानमंत्री है आपका इमैनुअल, विक्टर इमैनुअल का, इसने ये जिम्मा उठाया कि हम कोशिश करेंगे पूरे इटली के राज्यों को एकीकृत करने की, और इसका नेतृत्व उन्होंने किया। किसने किया, कावूर ने किया। यानी विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने कहा कावूर को कि भाई देखो ऐसे ऐसे इटली का एकीकरण होना है, हम इसकी जिम्मेदारी आपको सौंपते हैं, आप इस चीज़ का नेतृत्व करिए। और जो कावूर थे, इन्होंने अपनी कूटनीति के माध्यम से फ्रांस को और सार्डिनिया पीडमोंट का एक संधि करा ली। यानी फ्रांस ने जो भी इलाके एक्वायर किए हुए थे इटली के, उनके साथ में एक संधि कर ली और फ्रांस वाले इलाकों को तो इटली में मिला लिया। यानी यहाँ तक हमारे पास में जो इलाके फ्रांस के पास थे, अब वो हमारे मतलब इटली के पास में आने लगे। नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ, अभी भी सारे इलाके नहीं आए हैं, सातों राज्य जो इटली जिनमें डिवाइड था अभी तक वो नहीं आए हैं। 1859 में जो सार्डिनिया पीडमोंट था आपका एक साम्राज्य था, इसने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। और इस युद्ध में दूसरे नेता हमारे पास में आते हैं ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी। अभी हमने देखा था, शुरुआत करते हैं मैजिनी, उसके बाद हमारे पास आते हैं कावूर, जिन्होंने नेतृत्व प्रदान किया और सफलता मिली। फ्रांस के मतलब आधिपत्य में जो इलाके थे इटली को, उन्हें अपना लिया, उन्हें अपने में मिला लिया। नेक्स्ट सफलता हमें मिलती है ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में, और इसमें क्या होता है, ऑस्ट्रिया के साथ में जो इटली के इलाके थे उनको अब इटली में मिला लिया जाता है 1859 में। लास्ट फेज जो आपका है 1860 का, इसमें क्या होता है, दक्षिणी इटली और जो दो सिसिलियों में डिवाइड आपका क्षेत्र था, सिसिली का जो इलाका था जो दो भागों में विभाजित था, इन्हें भी अपने राज्यों में मिला लिया जाता है, सार्डिनिया में मिला लिया जाता है। और किसानों की मदद से स्पेन के पास में जो इलाके थे उन्हें भी हरा दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि फेज वाइज में कैसे इटली का एकीकरण हो रहा है, एक साथ नहीं हुआ, एक के बाद एक इनका एकीकरण हुआ, धीमे धीमे करके राज्य इसमें मिल रहे हैं। लास्ट जो आपका आता है 1861, इसमें जो विक्टर इमैनुअल द्वितीय हैं, इनको एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया जाता है और 1870 में इटली का एकीकरण कंप्लीट हो जाता है। जो सातों के सातों राज्य हैं एक इटली बन जाते हैं, जो आज इटली हम देखते हैं। क्योंकि जो पेपल राज्य था वो पोप के कंट्रोल में था, बाद में फिर वो फिर से इटली में शामिल हो जाता है। तो इतनी बातें आपको इस उत्तर में लिखनी पड़ेंगी। ठीक, तो यहाँ पे आपका
जो ये टॉपिक जो हमें डिस्कस करने थे सारे वो कंप्लीट हुए। हमने एक तो कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देके, बहुविकल्पीय प्रश्न, मैंने आपको तरीका बताया किस तरह से आपको लिखना है, जिस प्रश्न की जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से आपको उसका आंसर देना है। ठीक, थैंक यू सो मच। आप लोग पढ़ते रहिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार आप लोग बहुत अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हों। ठीक है, थैंक यू।